जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। तो बच्चों, हमने आप लोगों के लिए जो सीजीएल टीयर 2 की सीरीज शुरू करी है, आज से बच्चों उसका 3rd वीक शुरू है। इस वीक के लिए बच्चों आप लोगों का जो शेड्यूल रहेगा वो वही सेम रहेगा जो पिछले वीक था, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जनरल स्टडीज, क्वांट और इंग्लिश की क्लास आएगी। उसके बाद अगले 3 दिनों के लिए बच्चों सेम सीक्वेंस फॉलो होगा। हमारा बच्चों टेलीग्राम चैनल है चाणक्य चंडीगढ़, आप इसको फॉलो कीजिए। यहाँ पर हम आपके साथ हमारी वीडियोस और दूसरे स्टडी मटेरियल को बच्चों शेयर करते हैं। तो आज बच्चों हम शुरू करेंगे ज्योग्राफी को। पिछली 4 क्लासेस में जीएस की जो हमारी हुई थी, हमने पॉलिटी के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे। आज बच्चों हम बात करेंगे ज्योग्राफी के वो 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले 2 साल से हमारे एग्जाम्स में लगातार आ रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि ऑन विच प्लेनेट हैज अ रोटेटिंग ओवल ऑफ क्लाउड्स ट्वाइस एज वाइड एज अर्थ called the great red spot been observed for more than 300 years। तो बेसिकली बच्चों ये यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम जो टॉपिक होता है फिजिकल ज्योग्राफी का, उससे है। तो इसमें पूछा हुआ है कि बच्चों कि वो कौन सा प्लेनेट है जिसके ऊपर एक रोटेटिंग ओवल ऑफ क्लाउड है, यानी क्लाउड गोल गोल घूम रहे हैं, और जिसकी चौड़ाई बच्चों अर्थ से लगभग 2 गुना ज्यादा है, और उसका नाम रखा हुआ ग्रेट रेड स्पॉट, और जो पिछले 300 सालों से बच्चों हम अर्थ से देख पा रहे हैं। तो बेसिकली बच्चों इस जो वीडियो होगी ना हमारी आज की, इसमें हम फिजिकल ज्योग्राफी पे थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे। तो इसमें ऑप्शन है बच्चों नेपच्यून, मरकरी, जुपिटर और वीनस बच्चों। तो इसका आंसर है जुपिटर। तो जब आप बच्चों यूनिवर्स और सोलर सिस्टम पढ़ते तो आप पढ़ते हो जुपिटर के ऊपर एक ग्रेट रेड स्पॉट देखने को मिलता है, जो कि एक तूफान है बच्चों, जो वहां पे काफी साल से हम लगातार ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो आंसर होगा बच्चों जुपिटर। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों कि विच साइंटिस्ट थॉट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ स्टडी स्टेट ऑफ द यूनिवर्स। तो बच्चों जब हम यूनिवर्स को पढ़ते हैं तो उसमें हम अलग अलग थ्योरीज पढ़ते हैं जो यूनिवर्स के बारे में आई हुई है। जैसे आपने बिग बैंग का नाम सुना होगा, बिग बैंग के अलावा भी कुछ थ्योरीज आई हैं, जैसे कि एक थ्योरी थी स्टडी स्टेट थ्योरी। अब ये थ्योरी बच्चों किस साइंटिस्ट ने दी है? हैरोल्ड जेफरी, एडविन हबल, फ्रेड होयल या पीरे लैप्लेस ने बच्चों। तो इसमें एक सही आंसर होगा बच्चों फ्रेड होयल। फ्रेड होयल ने गोल्ड और बॉन्डी के साथ मिलके, तो 3 आदमी थे बच्चों, होयल, गोल्ड और बॉन्डी, इन तीनों ने मिलके बच्चों फिर ये थ्योरी जो थी ये दी थी। लेकिन इस थ्योरी की शुरुआत बच्चों किसने करी थी? फ्रेड होयल ने बच्चों। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कि इनमें से कौन सा प्लेनेट जो है उसको मॉर्निंग स्टार भी बोला जाता है। और मॉर्निंग स्टार छोड़िए बच्चों, इसी प्लेनेट को इवनिंग स्टार भी बोला जाता है। तो इसको बोलते हैं मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। तो ये बच्चों स्टार नहीं, प्लेनेट है। अब सवाल है इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो बच्चों हमारा प्लेनेट है, ये सुबह और शाम हमेशा बच्चों हमें आसमान में दिखाई देता है, यानी बिना टेलीस्कोप से आप इसको देख सकते हो। ज्यादातर हम क्या मानते हैं कि कोई स्टार होगा, क्योंकि बच्चों हमें चांद का पता है, चांद के अलावा आसमान में जो भी लाइट दिख रही है वो स्टार है, बट बेसिकली बच्चों एक प्लेनेट होता है। ऑप्शन है बच्चों जुपिटर, नेपच्यून, वीनस और अर्थ बच्चों। अब ऑब्वियसली बच्चों देखिए अर्थ आंसर नहीं होगा, आंसर होगा बच्चों वीनस। ऐसा क्यों है बच्चों? क्योंकि वीनस चमकती बहुत है बच्चों। तो वीनस के बारे में याद रखिए, ये ब्राइटेस्ट प्लेनेट है, यानी ये बच्चों सारे 8 के 8 प्लेनेट में चमकने वाला सबसे ज्यादा प्लेनेट है। तो ये आसमान में अर्थ के ऊपर सुबह शाम दोनों टाइम दिखता है। ठीक है, तो हमें बच्चों ऐसा लगता है कि ये स्टार है कोई, बट ये बच्चों रियलिटी में प्लेनेट होता है वीनस बच्चों। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे कोल्डेस्ट प्लेनेट कौन सा है। तो विच अमंग द फॉलोइंग इज द कोल्डेस्ट प्लेनेट इन सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में सबसे ठंडा कौन सा है? मार्स, नेपच्यून, सैटर्न या यूरेनस। अब एक चीज याद रखिए बच्चों, अगर यहां पे सन है तो आपके प्लेनेट जितने सूरज से ज्यादा दूर होंगे ओब्वियसली बच्चों ठंड उतनी ज्यादा होगी, है ना। तो आपको पता है सूरज के सबसे नजदीक जो है बच्चों वो है मरकरी। मरकरी के बाद बच्चों वीनस है, वीनस के बाद अर्थ है, अर्थ के बाद मार्स है, फिर सैटर्न है, उसके बाद जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून है। नेपच्यून जो है बच्चों वो सबसे आखिरी है। तो ऑब्वियसली बच्चों जो ठंड होगी वो सबसे ज्यादा कहां पे होगी? नेपच्यून में। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों? नेपच्यून। अब बच्चों अगर आपसे हॉटेस्ट पूछ ले तो
हॉटेस्ट प्लेनेट। तो बच्चों लॉजिक आपको कहेगा कि मरकरी है ना, लेकिन हर बार बच्चों लॉजिक जो है वो नहीं लगता। क्यों? क्योंकि सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट जो है वो बच्चों वीनस है। अब इसका रीजन क्या है कि मरकरी ज्यादा पास है, बट बच्चों गर्म या ठंडा में बहुत बड़ा रोल रहता है एटमॉस्फेयर का, कि आपका जो एटमॉस्फेयर है वो बच्चों है कि नहीं। मरकरी के पास एटमॉस्फेयर नहीं है, वीनस के पास एटमॉस्फेयर है, और उस एटमॉस्फेयर में बच्चों 97% कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसकी वजह से वो बहुत गर्म रहता है। तो हॉटेस्ट प्लेनेट कौन है बच्चों? वीनस। बट कोल्डेस्ट कौन है बच्चों? नेपच्यून, क्योंकि वो आखिरी है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कि द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट डैश डैश, कि जो बच्चों चांद है वो पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। तो बच्चों अगर ये हमारी पृथ्वी है, ये चांद है, तो ये चांद जो है बच्चों ये पृथ्वी के ऐसे ऐसे घूम घूम के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो ये जो राउंड है बच्चों, ये चक्कर जो है वो कितने दिनों में कंप्लीट होता है? 21 दिनों में, 23 दिनों में, 27 दिनों में, 25 दिनों में? आंसर होगा बच्चों 27 दिन। तो याद रखिए मून का जो रिवोल्यूशन पीरियड है, यानी पृथ्वी के चारों तरफ जो चक्कर मारने का टाइम पीरियड है बच्चों, वो है लगभग 27 दिन। और इतने ही दिन इसका रोटेशन पीरियड है, यानी ये अपने चारों तरफ जो घूमता है ना, अपने चक्कर लगाता है एक, जैसे बच्चों अर्थ रोटेट करती है, वो भी अप्रोक्सीमेटली कितने दिन है बच्चों? 27 दिन है। तो दोनों क्या हो गए? 27 दिन। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कि इनमें से कौन सा वो ड्वार्फ प्लैनेट है जो मेन एस्ट्रॉयड बेल्ट का पार्ट है। अब बच्चों सबसे पहले तो बात करते हैं ड्वार्फ प्लैनेट क्या होता है। बच्चों ड्वार्फ प्लैनेट एक कैटेगरी है जिसके अंदर बच्चों ऐसे ऑब्जेक्ट्स आते हैं सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट नहीं है बट प्लैनेट जैसे हैं थोड़े बहुत। जैसे बच्चों ड्वार्फ प्लैनेट, आपने प्लूटो का नाम सुना होगा। प्लूटो बच्चों प्लैनेट नहीं है, प्लूटो एक ड्वार्फ प्लैनेट है। उसके अलावा बच्चों एरिस, मेकमेक, सेरस, ह्यूमेया, ये सारे के सारे जो हैं बच्चों ड्वार्फ प्लैनेट हैं। ठीक है, अब इनमें से ये पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा ड्वार्फ प्लैनेट मेन एस्ट्रॉयड बेल्ट में मिलता है। जो एस्ट्रॉयड होता है ना बच्चों, एस्ट्रॉयड बेसिकली सोलर सिस्टम में मिलने वाले बच्चों पत्थरों का एक ग्रुप होता है, उसके अंदर छोटे बड़े पत्थर होते हैं, वो घूमते रहते हैं मार्स जुपिटर के बीच में, तो बेसिकली उसको एस्ट्रॉयड बोलते हैं। तो इनमें से कौन सा बच्चों उसमें मिलता है? आंसर है बच्चों सेरस। तो सेरस बच्चों सबसे बड़ा एस्ट्रॉयड भी है, और इसका अगर मैं डायमीटर आपको बताऊं लगभग 950 किलोमीटर इसका डायमीटर है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों अगला क्वेश्चन एस्ट्रॉयड बेल्ट से ही रिलेटेड है कि एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है वो कौन कौन से दो प्लैनेट्स के बीच में हमें देखने को मिलती है। तो एस्ट्रॉयड बेल्ट लाइज बिटवीन विच टू प्लैनेट्स? जुपिटर सैटर्न, मार्स जुपिटर, सैटर्न यूरेनस, मरकरी वीनस बच्चों। तो आंसर है मार्स और जुपिटर बच्चों। तो अगर हम इसको देखें, जैसे बच्चों ये रहा आपका मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। मार्स के बाद बच्चों जुपिटर यहां पे है, देखो तो बीच में गैप है, तो इनके बीच में पत्थरों की बच्चों ऐसे एक लेयर है जो सूरज के चारों तरफ चक्कर काट रही है, इसको हम बोलते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट। और एस्ट्रॉयड बेल्ट में ये रहा बच्चों कौन सा? सेरस बच्चों। ठीक है, सेरस ये रहा। तो ये बच्चों मार्स और जुपिटर के बीच में बेल्ट मिलती है। दूसरा बच्चों अगर आप देखो ये नेपच्यून बच्चों, नेपच्यून इस सीक्वेंस में सबसे एंड पे है। नेपच्यून के बाद बच्चों यहां पे एक बेल्ट मिलती है, उसको बोलते हैं कूपियर बेल्ट बच्चों। इस बेल्ट का नाम क्या है? कूपियर बेल्ट। और कूपियर बेल्ट के आसपास ही आपको कौन मिलेंगे? एरिस, मेकमेक और प्लूटोर बच्चों। तो याद रखिए नेपच्यून के बाद कूपियर बेल्ट है, मार्स और जुपिटर के बीच में है बच्चों एस्ट्रॉयड बेल्ट। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं ड्यूरिंग द फिनोमिना ऑफ अफेलियन द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन इज। तो जो अफेलियन का फिनोमिना होता है, सूरज और पृथ्वी के बीच में कितनी दूरी होती है? तो बच्चों पहले पता लगे कि अफेलियन क्या होता है। तो बच्चों दो फिनोमिना होते हैं, एक है अफेलियन और एक है बच्चों पेरिलियन। पेरिलियन का मतलब है पोजीशन व्हेन अर्थ एंड सन आर नियरेस्ट टू ईच अदर। तो बच्चों याद रखिए अर्थ और सूरज के बीच की दूरी ना लगातार चेंज होती रहती है। तो पेरिलियन वो पोजीशन है जब अर्थ और सूरज एक दूसरे के पास होंगे। अफेलियन है पोजीशन व्हेन अर्थ एंड सन
आर फारदेस्ट, यानी जब अर्थ और सन के बीच में दूरी सबसे ज्यादा हो तो उसको बोलते हैं एफेलियन। याद कैसे रखोगे, पेरिलियन में पी आता है और पास का मतलब पास में भी पी आता है, यानी जब सूरज और पृथ्वी पास हो तो वो पेरिलियन होगा। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि एफिलियन में दूरी कितनी होती है, 137 मिलियन किलोमीटर, 152 मिलियन किलोमीटर, 147, 142। तो आंसर होगा बच्चों बी 152 मिलियन किलोमीटर। पेरिलियन में 147 मिलियन किलोमीटर होगी। ठीक है, तो याद रखिए जो आपका अपेलियन है बच्चों वो 152 मिलियन किलोमीटर। और अफेलियन की अगर आप डेट देखो, जनरली वो जुलाई के महीने में आता है। एनसीईआरटी में डेट लिखी हुई है 4 जुलाई। याद रखिए एनसीईआरटी में कितनी डेट लिखी हुई है बच्चों, 4 जुलाई, 4 जुलाई। लेकिन रियलिटी में ये डेट 3, 4, 5, 6 जुलाई में चेंज होती रहती है। 3, 4, 5, 6 4 दिन होती है, चेंज होती रहती है, क्योंकि बच्चों बहुत सारे समीकरण होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। बट एनसीईआरटी में 4 जुलाई लिखी हुई है। आपके पेपर में अगर कभी डेट का सवाल आए तो 4 जुलाई आएगा एफिलियन। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कि एक लाइन है बच्चों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसका नंबर है 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो बेसिकली बच्चों ये कर्क रेखा है, ये भारत के किस स्टेट से गुजरती है, पासेस थ्रू डैश स्टेट ऑफ इंडिया, पंजाब, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरला। तो बच्चों अगर हम देखें कि ये जो लाइन है, देखो ये अपना इंडिया है और इस इंडिया में बच्चों ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है, ये जा रही बच्चों लाइन डॉट 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 जो लाइन है, ये बच्चों इंडिया के 8 अलग अलग स्टेटों से गुजर रही है। पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठी वेस्ट बंगाल, सातवां बच्चों ये रहा त्रिपुरा और 8वां रहा ये मिजोरम। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो आप एक चीज ध्यान से देखो, ये लाइन इंडिया को ना लगभग 2 पार्ट में भी डिवाइड कर रही है। तो पेपर में कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी लाइन इंडिया को लगभग 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो अब क्वेश्चन है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इनमें से किस स्टेट से पास होती है। तो बच्चों पंजाब नहीं है, महाराष्ट्र नहीं है, केरल भी नहीं है। आंसर क्या आएगा बच्चों, छत्तीसगढ़, जैसा हमने इस मैप में देखा है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 डेट्स डज इक्विनॉक्स फॉल, कि इनमें से किन 2 डेट को इक्विनॉक्स पड़ता है। अब ये इक्विनॉक्स क्या है बच्चों, तो इक्विनॉक्स अर्थ के ऊपर उस टाइम को बोलते हैं, उस दिन को बोलते हैं जब बोथ नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर have equal डे एंड नाइट। तो बच्चों नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फेयर बेसिकली, तो बच्चों आपको पता होगा ये अपनी जो अर्थ है इसके बीच में बच्चों इक्वेटर है। इक्वेटर के ऊपर होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, इक्वेटर के नीचे होता है सदर्न हेमिस्फेयर। तो जब बच्चों इन दोनों में दिन और रात बराबर हो तो उस दिन को हम क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स। और ये साल में 2 बार आता है बच्चों। तो आपको बताना है किन 2 डेट पे आएगा, 21 जून 23 सितंबर, 21 मार्च 21 जून, 21 मार्च 23 सितंबर, 23 सितंबर 22 दिसंबर। ठीक है, आपको बताना कौन सी डेट को आता है। तो आंसर हमारा होगा बच्चों 21 मार्च और 23 सितंबर को। अब इसमें आप एक चीज देखो, एक डेट है 21 जून, एक डेट है 22 दिसंबर। इनके दिन क्या होता है बच्चों, तो याद रखिए 21 जून को होता है समर सोल्स्टाइस बच्चों। समर सोल्स्टाइस जो है ये बेसिकली क्या होता है कि नॉर्दर्न जो हेमिस्फेयर है ना, यानी जो अर्थ का ऊपर वाला हिस्सा है, यहां पे सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, 21 जून को। और 22 जो दिसंबर है बच्चों, 22 दिसंबर जो है इसको बोलते हैं विंटर सोल्स्टाइस। विंटर सोल्स्टाइस का मतलब होता है कि जो आपका सदर्न हेमिस्फेयर है, दक्षिणी गोलार्ध है, इस पे बच्चों सबसे ज्यादा जो है वो सबसे लंबा दिन होगा। ठीक है, तो इनको सोल्स्टाइस बोलते हैं। और 21 मार्च 23 सितंबर को होगा बच्चों इक्विनॉक्स, यानी जब दिन और रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कि आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच का जो जोन है, यानी जो टेरिटरी है, जो एरिया है, उसको क्या बोलते हैं। व्हाट इज द जोन बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल कॉल्ड एज टोरिड जोन, फ्रिजिड जोन, टेम्परेट जोन, नॉर्थ और साउथ टेम्परेट जोन बेसिकली। तो पहले तो पता करें बच्चों ये आर्कटिक सर्कल क्या है। तो बच्चों आपको
जानकारी होनी चाहिए कि जैसे अपनी अर्थ है ना, ये हमने अर्थ के बीच में बच्चों एक लाइन बना रखी है, जिस लाइन को बोलते हैं बच्चों इक्वेटर, है ना। इक्वेटर के ऊपर बच्चों एक लाइन ऐसे है, इक्वेटर के नीचे एक लाइन ऐसे है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ऊपर कर्क रेखा, नीचे मकर रेखा। फिर बच्चों एक लाइन ऐसे आती है और एक लाइन ऐसे आती है। तो ऊपर वाली जो लाइन है इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, और ये जो नीचे वाली लाइन है इसको बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल बच्चों, ठीक है। और ये आपका है नॉर्थ पोल और ये आपका है साउथ पोल। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बच्चों ये आपके हो गए नॉर्थ पोल और साउथ पोल बच्चों। अब अगर आप ध्यान से देखो, इन लाइनों के बीच में ना ये एरिया पड़ रहा है, जैसे बच्चों एक एरिया ये हो गया, एक एरिया ये हो गया, ठीक है। अब ये वो एरिया है बच्चों जहां पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। तो जो ब्लू लाइन से बच्चों मैंने बनाया है, इस एरिया को बोलते हैं फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन मतलब यहां पे बच्चों बहुत ज्यादा क्या पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है बच्चों, ठीक है। तो ये एरिया जो हो गया, ये हो गया बच्चों फ्रिजिड जोन। इसको बच्चों बोलेंगे टोरिड जोन, सॉरी, इसको बोलते हैं बच्चों टोरिड जोन। टोरिड जोन क्यों? क्योंकि बच्चों यहां पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है बच्चों। तो ये एरिया हो गया टोरिड जोन। फिर बच्चों बात करते हैं ये वाला एरिया, ये जो बच्चों ये वाला एरिया है जो पोल के बिल्कुल पास है, क्योंकि बच्चों पोल पे ठंड बहुत पड़ती है। इन एरिया को बोलते हैं बच्चों फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन जनरली ठंड से वर्ड एसोसिएट होता है। तो ये है बच्चों फ्रिजिड जोन। अब इसमें बहुत गर्मी, ये ग्रीन वाले में बहुत ठंड। तो इनके बीच का जो एरिया है बच्चों, इस एरिया में ना तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही, ना बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही। इस एरिया को, यानी ये जो ये वाला एरिया है बच्चों, इस एरिया को बोला जाता है टेम्परेट जोन बच्चों। इसका नाम क्या रखा होता है? टेम्परेट जोन। तो टेम्परेट जोन मतलब ना तो जहां ज्यादा गर्मी पड़े ना ज्यादा ठंड पड़े। तो ये टेम्परेट जोन हो गए बच्चों। और टेम्परेट जोन दो हैं, तो इसका नाम नॉर्थ टेम्परेट जोन है और नीचे वाले का नाम साउथ टेम्परेट जोन है। अब बच्चों आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच के एरिया को क्या बोलते हैं? तो ये आर्कटिक सर्कल रहा, ये नॉर्थ पोल रहा, इसके बीच के एरिया को बोलते हैं फ्रिजिड जोन। तो आंसर होगा बच्चों फ्रिजिड जोन। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कि what is the name of large supercontinent that existed 200 million years ago when all the continents were together? तो बच्चों एक थ्योरी आई है, उस थ्योरी का नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, और ये अल्फ्रेड वैगनर नाम के एक आदमी ने दी थी बच्चों, ठीक है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब ये थ्योरी क्या बोलती है कि आज से करीब 200 मिलियन साल पहले अर्थ के ऊपर जो जमीन है ना, वो एक बड़ी जमीन थी, बस एक सिंगल टुकड़ा था और कोई नहीं थे। उसको बोला जाता था सुपर कॉन्टिनेंट, ठीक है। और उसके चारों तरफ पानी था, एक सिंगल पानी था बच्चों, वो उसको बोलते सुपर ओशन। तो आपसे पूछा गया है कि ये जो लार्ज सब सुपर कॉन्टिनेंट था, इसका नाम क्या था? पेंजिया, पिग्मेलियन, पेंथेलासा या गोंडवाना बच्चों। तो आंसर होगा बच्चों पेंजिया, ठीक है। पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट था। ये जो पेंथलासा है बच्चों, ये था सुपर ओशन, सुपर ओशन बच्चों उस टाइम। और पेंजिया जब टूट गया था तो उसमें से एक जमीन का हिस्सा जो था उसको नीचे वाले को गोंडवाना बोलते थे बच्चों, ठीक है। तो ये था बच्चों सुपर कॉन्टिनेंट जो 200 मिलियन साल पहले एग्जिस्ट करता था। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन इज सराउंडेड बाय कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका टू द ईस्ट? यानी इनमें से वो कौन सा कॉन्टिनेंट है, सॉरी कौन सा ओशन है जिसके ईस्ट में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है? तो बच्चों ओशन यानी महासागर। अब आपको पता होना चाहिए महासागर कितने बच्चों? 5 हैं। तो आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा महासागर है जिसके ईस्ट में नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका है? पैसिफिक ओशन, अटलांटिक, इंडियन या आर्कटिक। अब बच्चों देखिए इंडियन तो नहीं है क्योंकि हम इंडियन के पास है, हमें आइडिया है। अब बच्चों इनमें से कौन होगा? तो उसके लिए एक बार आपको मैप का आइडिया होना चाहिए बच्चों। तो जैसे हम देखें तो ये बच्चों अटलांटिक ओशन है, ये भी अटलांटिक ओशन है, ये इंडियन ओशन है, ये ऊपर आर्कटिक ओशन है, ये सदर्न ओशन है,
ये पैसिफिक ओशन और ये भी पैसिफिक ओशन। अब बच्चों याद रखिए, दो पैसिफिक नहीं है, रियलिटी में ये जो एरिया है और ये जो एरिया बच्चों एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर आप देखो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका ये है, और ये है बच्चों अटलांटिक ओशन। तो अटलांटिक ओशन जो है बच्चों उसके वेस्ट में पड़ता है बच्चों क्या, ये वेस्ट की डायरेक्शन है, ठीक है। इसके वेस्ट में क्या पड़ता है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। अगर पैसिफिक ओशन देखो, ये इसके बेसिकली ईस्ट की तरफ है बच्चों, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका इसके ईस्ट की तरफ है। तो आंसर क्या होगा हमारा, पैसिफिक ओशन, क्योंकि पैसिफिक ओशन के ईस्ट में अगर आप देखो तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा बच्चों हमारा, आंसर हमारा होगा बच्चों पैसिफिक ओशन। तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका ईस्ट किसके हैं, पैसिफिक ओशन के, वेस्ट किसके हैं, अटलांटिक ओशन के। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं द मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी या मोहो डिसकंटिन्यूटी सेपरेट्स, कि मोहोरोविक या मोहो डिसकंटिन्यूटी किस किस को अलग करती है। अब ये है बच्चों क्रस्ट मेंटल कोर से जुड़ा हुआ। तो हमने बचपन से बच्चों क्रस्ट मेंटल कोर के बारे में पढ़ रखा है। तो आपने पढ़ा होगा कि अर्थ जो है इंटरनली उसकी 3 लेयर हैं बच्चों। सबसे ऊपर की जो लेयर है इसको हम बोलते हैं क्रस्ट, ये जो बीच की लेयर है इसको हम बोलते हैं मेंटल, और ये जो नीचे की लेयर है इसको हम बोलते हैं कोर। अब बच्चों ये जो क्रस्ट मेंटल कोर हैं, इनके बीच की जो बाउंड्री है ना बच्चों, जो क्रस्ट और मेंटल को अलग अलग करती है, ये वाली बच्चों, तो ये एक लाइन नहीं है बच्चों, इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। ऊपर भी और नीचे भी ये बेसिकली लाइन फॉर्म में नहीं होती, ये बच्चों डिसकंटिन्यूटी फॉर्म में होती है। ये जो ये है बच्चों इसको बोलते हैं मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी। इसका नाम क्या है, मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी। और ये जो ये वाली लाइन है मेंटल और कोर के बीच की लाइन है, इसको बोलते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। तो एक हो गई मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी, एक हुई गुटेनबर्ग। तो आपसे पूछा हुआ मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी किस किस को अलग करती है। तो अगर आप देखो अर्थ लिथोस्फेयर एंड एस्थेनोस्फेयर, अर्थ एटमोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर, अर्थ क्रस्ट एंड इनर कोर एंड अर्थ क्रस्ट एंड मेंटल। अब एक चीज याद रखिए बच्चों, क्रस्ट इनर कोर तो एक दूसरे से दूर है, बीच में मेंटल आता है, तो ये ऑप्शन खत्म हो गई। एटमोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर, हवा और जमीन, तो बिल्कुल भी नहीं बच्चों, हवा जमीन तो है ही नहीं। ऑप्शन बची लिथोस्फेयर और एस्थेनोस्फेयर, क्रस्ट और मेंटल। तो बच्चों क्रस्ट और मेंटल जो है वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो क्रस्ट मेंटल बच्चों हमारा आंसर होगा कि क्रस्ट और मेंटल को अलग करती है मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कि अर्थ के ऊपर सबसे गहराई वाला जो पॉइंट है बच्चों, जिसका नाम है मरियाना ट्रेंच। तो व्हाट इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ, द मरियाना ट्रेंच लोकेटेड। तो मरियाना ट्रेंच जो है, जो डीपेस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ है, वो कहां पे लोकेटेड है बच्चों, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन या आर्कटिक ओशन। मरियाना ट्रेंच बच्चों पैसिफिक ओशन का पार्ट है। मरियाना ट्रेंच में बच्चों एक पॉइंट आता है जो 11,033 मीटर सी लेवल से नीचे है। इसको बच्चों चैलेंजर डीप बोला जाता है, जो अर्थ का सबसे गहरा पॉइंट है, ठीक है। आंसर क्या होगा बच्चों, पैसिफिक ओशन। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कि अर्थ के ऊपर टोटल पानी में से कितना पानी फ्रेश वाटर है। व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ वाटर इज फ्रेश वाटर बच्चों। तो अर्थ के ऊपर बहुत सारा पानी है बच्चों, याद रखिए अर्थ के ऊपर इतना पानी है, इंसान कितना मर्जी यूज कर ले वो कभी खत्म नहीं होगा। बट दिक्कत क्या है, वो सारा ज्यादातर पानी सैलाइन वाटर है। सैलाइन मतलब खारा पानी जो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिसके अंदर नमक है। बाकी कुछ बचा हुआ वो फ्रेश वाटर है। तो आपसे पूछा हुआ फ्रेश वाटर कितनी परसेंटेज है, 4.8, 5.2, 3.9 या 2.7%। तो मैं अगर बात करूं बच्चों अर्थ के ऊपर जो टोटल वाटर है बच्चों, दो कैटेगरी में है, एक है बच्चों सैलाइन वाटर और एक है फ्रेश वाटर। सैलाइन वाटर आपके ओशन में है, सी में है। सैलाइन वाटर है बच्चों, याद रखिए अप्रोक्सीमेटली 96.5% के आसपास। अप्रोक्सीमेट वैल्यू है बच्चों 96.5%। और बाकी जो बचा हुआ है वो बच्चों आपका क्या होगा, वो आपका फ्रेश वाटर होगा। तो बच्चों अगर आप देखो तो अप्रोक्सीमेटली बच्चों जो है वो 2.7% जो है, देखिए अगर आप इसमें ऐड करोगे तो ये बच्चों मोटा मोटा जो है वो बन जाएगा करीब करीब बच्चों आपका 100% के आसपास। तो याद रखिए बच्चों
तो ये बल्कि बच्चों 97% के आसपास ही है। एग्जैक्ट अगर आप इसकी वैल्यू देखोगे अप्रोक्स जो है वो 97% के आसपास है। ये जो है बच्चों फिर 2.7 आपका आंसर है। तो याद रखिए करीब करीब 2.7% जो है वो आपका फ्रेश वाटर मिलता है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं इनमें से कौन सा वोम करंट है। इनमें से कौन सा वोम करंट है बच्चों। तो याद रखिए बच्चों अर्थ के ऊपर समंदर के अंदर ओशन करंट्स चलते हैं। ओशन करंट्स क्या होते हैं, जो बच्चों लगातार समंदर का पानी इधर से उधर घूमता रहता है। तो वोम करंट जो है वो गर्म पानी की बच्चों लहरें होती हैं। बेसिकली गर्म पानी जो है वो एक स्ट्रीम की फॉर्म में चलता रहता है। ऑप्शन है लेब्राडोर, फोकलैंड, कैनरी या गल्फ स्ट्रीम। तो बच्चों जब हम ओशन करंट टॉपिक पढ़ते हैं ना तो उसमें हमें पता लगता है कि गल्फ स्ट्रीम जो है वो एक वार्म करंट है। लेब्राडोर, फोकलैंड और कैनरी करंट जो है बच्चों वो एक कोल्ड करंट्स हैं। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, ये टेक्टोनिक प्लेट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स ऑफ अर्थ। बच्चों तो अर्थ के ऊपर मिलने वाली जो मेजर टेक्टोनिक प्लेट हैं जो कि 7 होती हैं, इनमें से कौन सी वो नहीं है। नाज़का प्लेट, पैसिफिक प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड प्लेट। अब देखिए बच्चों टेक्टोनिक प्लेट जो मेजर है वो 7 हैं और हर मेजर टेक्टोनिक प्लेट के नाम में या तो ओशन का नाम है या कॉन्टिनेंट का नाम है। जैसे पैसिफिक ओशन है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड बेसिकली बच्चों ये भी एक ओशंस वाला रीजन है। एक ऑप्शन है जिसमें ऐसा कोई नाम नहीं है, वो है नाज़का। तो याद रखिए अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो मेजर टेक्टोनिक प्लेट के नाम में या तो आपको ओशन का नाम मिलेगा या कॉन्टिनेंट का नाम मिलेगा। तो बच्चों नाज़का प्लेट में नाम नहीं है तो आंसर होगा नाज़का प्लेट। फिर बच्चों बात करते हैं कि इंडियन ओशन की एवरेज सैलिनिटी क्या है। एवरेज सैलिनिटी मतलब कि इंडियन ओशन में एवरेज कितना नमक मिलता है। सैलिनिटी बेसिकली नमक को बोलते हैं ना। तो कितना नमक मिलता है, 350। अब बच्चों ये जो सिंबल है ये परसेंटेज का सिंबल तो नहीं है ना, क्योंकि परसेंटेज का सिंबल तो हम ऐसे लिखते हैं। ये सिंबल है बच्चों पर मिली का। जैसे इसको बोलते हैं पर सेंट, इसको बोलते हैं पर मिली। पर सेंट का मतलब होता है 100 में से, पर मिली का मतलब होता है 1000 में से। ठीक है, तो इसका पर मिली का मतलब क्या होता है बच्चों कि 1000 पार्ट में कितने पार्ट, उसको बोलते हैं पर मिली। जैसे 350 पर मिली है तो मतलब 1000 में 350। 35 पर मिली का मतलब है 1000 में 35 पार्ट। 3.5 या 3 बच्चों। अब अगर आप बच्चों कभी टॉपिक पढ़ोगे जिसमें हम ओशन की सैलिनिटी के बारे में बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि एवरेज जो ओशन सैलिनिटी अर्थ के ऊपर है ज्यादातर की बच्चों क्या है 35 पर मिली। 35 पर मिली का मतलब है कि अगर आप 1000 ग्राम सी वाटर निकालो, ओशन वाटर निकालो, तो उसमें आपको 35 ग्राम क्या मिलेगा बच्चों, सोल्ट मिलेगा। ठीक है, तो आंसर होगा 35 पर मिली बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों कि जो कोस्टल एरिया होते हैं, समुद्र के आसपास के एरिया होते हैं, ड्यूरिंग द नाइट विंड ब्लोज फ्रॉम लैंड टू सी। तो बच्चों अगर रात के टाइम देखें, जैसे बच्चों सपोज करते हैं कि एक बच्चों पहले एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपको ये चीज ज्यादा आसानी से समझ आ जाए कि ये बच्चों मेरी कोई जमीन है। ठीक है, ये आपकी कोई जमीन है, लैंड वाला हिस्सा है बच्चों, ये लैंड वाला हिस्सा है। और फिर इसके पास हम बना लेते हैं बच्चों थोड़ा सा समंदर। तो ये बच्चों समंदर हो गया आपका। ठीक है, ये हो गया सी। अब बच्चों इसके ऊपर थोड़ी सी हम बिल्डिंग बना लेते हैं। ये हो गया बच्चों हमारा घर, ये हो गया आप, और ये हो गया बच्चों कोई पेड़। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रात के टाइम में, कि अगर नाइट की हम बात करें, हवा जो है, विंड जो है, वो लैंड टू सी बहती है, ऐसे बहती है बच्चों। रात को हवा इस तरफ बह रही है, क्यों बह रही है बच्चों? ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि जो हवा है ना बच्चों, हवा वो हमेशा हाई प्रेशर रीजन से बहती है लो प्रेशर रीजन की तरफ। ठीक है, हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर, तो एचपी हाई प्रेशर, एलपी लो प्रेशर। अब बच्चों लो प्रेशर इज क्रिएटेड ऑन लैंड। अब बच्चों अगर लैंड पे लो प्रेशर होता तो हवा बच्चों इस तरफ जाती, लैंड की तरफ, तो पहली ऑप्शन गलत हो गई। अगर आप डी ऑप्शन देखो, हाई प्रेशर इज क्रिएटेड एट सी, अगर सी में हाई प्रेशर होगा
तो हवा सी की तरफ क्यों जाएगी बच्चों, हवा तो सी से जाएगी, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन बची बी और सी। लैंड कूल स्लोअर देन वाटर और वाटर कूल स्लोअर देन लैंड। बच्चों अब देखिए बच्चों, दिन के टाइम जमीन बहुत गर्म होती है ना, रात के टाइम जमीन ठंडी बहुत जल्दी होना शुरू हो जाती है। तो जमीन बच्चों जब रात को ज्यादा ठंडी हो जाती है ना, उसके कंपैरेटिवली पानी रात को उतना जल्दी ठंडा नहीं होता। याद रखिए, जमीन रात को जितनी ज्यादा ठंडी हो जाती है, पानी रात को उतना ज्यादा ठंडा नहीं होता, जिसकी वजह से बच्चों पानी गर्म रहता है, और गर्म पानी की वजह से बच्चों ऊपर थोड़ा लो प्रेशर रीजन क्रिएट होगा। अर्थ जल्दी ठंडी हो जाती है तो उसके ऊपर हाई प्रेशर क्रिएट होगा, जिसकी वजह से हवा लो प्रेशर की तरफ बहती है, यानी लैंड से सी की तरफ बहती है। तो लैंड कूल स्लोअर देन वाटर और वाटर कूल स्लोअर देन लैंड, तो आंसर होगा बच्चों सी, क्योंकि समुद्र का पानी थोड़ा धीरे धीरे ठंडा होता है, इसलिए बच्चों वो लो प्रेशर रीजन डेवलप हो जाता है, अर्थ ज्यादा जल्दी ठंडी हो जाती है। तो लैंड कूल स्लोअर देन वाटर गलत हो जाएगा, आंसर होगा बच्चों आपका सी। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो ये है कि नेपाल जो है, नेपाल वो इनमें से कौन से भारत के स्टेट के साथ नहीं लगता। तो नेपाल डू नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया। बच्चों तो अगर आप नेपाल को देखो बच्चों, तो ये नेपाल रहा, नेपाल के साथ उत्तराखंड लगता है बॉर्डर पे, यूपी लगता है, बिहार लगता है, सिक्किम लगता है और वेस्ट बंगाल लगता है बच्चों। ठीक है, तो हालांकि वेस्ट बंगाल थोड़ा सा लगता है बट वो लगता है बच्चों। तो इंडिया के 5 स्टेट है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। तो बात करें कि नेपाल बच्चों किसके साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता, तो सिक्किम, बिहार, वेस्ट बंगाल, मणिपुर। तो बच्चों सिक्किम के साथ, बिहार के साथ, बंगाल के साथ करता है, अभी हमने पढ़ा मणिपुर के साथ नहीं करता, तो आंसर होगा बच्चों डी, मणिपुर। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि इनमें से कौन सी लाइन जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग अलग करती है, यानी उनके बीच की बाउंड्री है। ऑप्शन है मैकमोहन लाइन, जिन्ना लाइन, डूरन लाइन या रेड क्लिफ लाइन। तो मैकमोहन लाइन तो बेसिकली बच्चों इंडिया और चाइना के बीच की है, और अगर आप रेड क्लिफ लाइन देखो, रेड क्लिफ लाइन जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच की है। इंडिया बांग्लादेश भी लिख देते हैं कई बार लोग। ऑप्शन बची बच्चों ए और डी गलत हो गई, जिन्ना और डूरंड लाइन, तो आंसर है बच्चों डूरंड लाइन। तो याद रखिए पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की जो बाउंड्री है या लाइन जो है वो डूरंड लाइन बनाती है, और डूरंड लाइन अफगानिस्तान मानता नहीं। आजकल तालिबान बोलता है डूरंड लाइन हम नहीं मानते भाई, ये तो गोरों की सेट की हुई है। तो इसलिए तालिबान पाकिस्तान के ऊपर बच्चों, आपने अगर न्यूज़पेपर पढ़ा हो रिसेंटली कुछ दिनों से हमले कर रहा है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं इनमें से कौन सा वो माउंटेन पास है जो इंडिया और चाइना के बीच में है। तो इसमें से विच हिल पास इज लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। खैबर, पंगसाऊ, काराकोरम और जोजिला। बच्चों तो खैबर पास तो अफगानिस्तान वाली तरफ है, तो बच्चों ये कैंसिल हो जाता है। पंगसाऊ पास हो सकता है बच्चों, ये अरुणाचल की तरफ है। काराकोरम भी हो सकता है और जोजिला भी हो सकता है। जोजिला नहीं होगा क्योंकि बच्चों जोजिला कनेक्ट करता है लद्दाख और कश्मीर को, तो ये नीचे की तरफ है बच्चों। ऑप्शन जो बची पंगसाऊ और काराकोरम। पंगसाऊ प्राइमरली जो है वो म्यांमार और इंडिया के बीच में, आंसर बचेगा बच्चों काराकोरम पास। ठीक है, तो याद रखिए काराकोरम पास जो है बच्चों वो इंडिया चाइना के बीच में लोकेटेड है। इसका आंसर बच्चों पंगसाऊ भी हो सकता है। उसका रीजन पता है क्या है, पंगसाऊ जो है वो म्यांमार के क्लोज में पड़ता है और कुछ टेरिटरी वहां पे बच्चों चाइना बोलता है मेरी है, बट आंसर बच्चों पेपर में जो उसका लगा हुआ है वो है काराकोरम पास। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कि 1 डिग्री लैटिट्यूड जो है वो लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है। अब ये क्या है बच्चों, तो आपको पता होगा कि अपने अर्थ के ऊपर हमने बच्चों कुछ इमेजिनरी लाइंस ऐसे बना रखी हैं, वो बच्चों लाइंस कुछ ऐसे हैं। तो जैसे 0 डिग्री है, ये 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ, ऐसे। तो बेसिकली आपसे पूछ रखा है कि 0 डिग्री और ये 1 डिग्री जो है इनके बीच में कितना गैप है। ठीक है, इस 0 डिग्री और 1 डिग्री के बीच में कितना गैप है। 111 किलोमीटर, 145, 133, 122, आंसर होगा बच्चों 111 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं इनमें से कौन सी ऑप्शन जो है वो ओड है ओशंस की लेयर्स के रिगार्डिंग। तो आइडेंटिफाई दी ओड ऑप्शन इन रिलेशन टू दी ओशैनिक लेयर्स।
अब जो जब हम ओशंस को स्टडी करते हैं और जब हम ओशन अंदर से कैसा दिखता है उसको स्टडी करते हैं, तो हमें बच्चों पता लगता है कि ओशन जो है वो अंदर से बच्चों थोड़ा कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, तो ये बच्चों समंदर के अंदर, अब इसमें थोड़ा पानी भर देते हैं, तो ये रहा बच्चों समंदर का पानी। तो ये बच्चों आपका ओशन है। ठीक है, और इसको और थोड़ा सा इलेबोरेट बना लेते हैं बच्चों। ये जो है ये आपका बीच है। तो समुद्र के पास जो बीच होता है ना, उसमें गहराई समुद्र की धीरे धीरे बढ़ती है। तो जो ये वाला हिस्सा है ना बच्चों, जो कम गहरा होता है समुद्र का, इसको जो है बच्चों हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, फिर अचानक से ये जो बच्चों ये गहराई वाला एरिया आता है, इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। फिर ये वाला जो एरिया है बच्चों, इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल राइज। और फिर ये जो ये वाला एरिया है बच्चों, इसको बोलते हैं ओशियानिक डीप्स या डीप सी प्लेन। ठीक है, तो समंदर के अंदर बच्चों हमने अलग अलग रीजन्स जो है वो लेयर्स जो है वो डिवाइड कर रखी हैं। अब हमसे इसी जो है चीज से रिलेटेड पूछा गया कि इसके अंदर कौन सा ओड ऑप्शन है। ओड ऑप्शन जनरली होता है या तो ठीक हो या गलत हो। तो ओशियानिक डीप्स, ओशियानिक स्लोप्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप। तो आप देखो ओशियानिक डीप भी एक चीज होती है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी होती है, कॉन्टिनेंटल स्लोप भी होती है, बट ओशियानिक स्लोप जो नाम है बच्चों वो हम यूज नहीं करते। तो आंसर बच्चों हमारा क्या होगा, बी ओशियानिक स्लोप, क्योंकि ये बच्चों नाम जो है वो गलत है। ठीक है, तो ये थी बच्चों हमारी ज्योग्राफी की पहली क्लास। इसमें बच्चों प्राइमरली हमने बात करी है जो हमारे फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुके हैं। तो आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों, और हम 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आएंगे आपसे उस क्लास में और उनको डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत बच्चों।